evening class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study assessment of nutritional status. असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में जो हम आज टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिकमेंडेड अलाउंस. हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स एंड देयर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. लास्ट लेक्चर में भी जो है ये आपका टॉपिक कंटिन्यू था. इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं जो कि हमारी फूड में पाए जाते हैं. एक मैक्रो हो जाते हैं, एक माइक्रो हो जाते हैं. उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. मैक्रो में जो है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आ जाते हैं जो कि हमारे एनर्जी का बेसिक सोर्स है और वो हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो हमने बात की थी कि प्रोटीन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो उसका प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है. हमारी बॉडी में जो है वो 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें जो है वो 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है. इसके अलावा बॉडी में जो है वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में इसके रोल हैं और बहुत सारे जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है. देन उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात आ जाती है तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन आ जाती है. उसके बाद जो है हमने ये बात की थी कि अगर मतलब फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा फैट आ जाता है. फैट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें. 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 एनर्जी होता है. इसका RDA क्या होता है 30 to 35% जो है वो हमारी डाइट का रिकमेंडेड पार्ट होता है. अगर फैट की एक्सेस हो जाती है तो हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है. अगर लो हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो है वो हमारी फिर मेल न्यूट्रिशन ही अकर हो जाती है. उसके बाद आ जाता है थर्ड पे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि मेजर सोर्स है हमारा एनर्जी का. ग्लूकोज इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स ब्रेन. और देन उसके बाद जो है हमारा आ जाता है कि सबसे ज़्यादा RDA जो है वो 45 to 65 जो है परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली हमारी डाइट का पार्ट होता है. और अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है. और कार्बोहाइड्रेट की अगर असेस हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है. ओके देन उसके बाद हमारी आ जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोगों ने देखा था कि विटामिन्स और मिनरल आ जाता है. विटामिन्स जो है वो हमें 0 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और विटामिन्स में दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन A, D, E और K आ जाते हैं. हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था कि A के क्या क्या आ जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ की कौन सी है और इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है. फिर उसके बाद हमने विटामिन D को देखा था और K को देखा था और उसके अलावा E को देखा था. और हमने ये बताया था कि विटामिन A और K जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं. आज जो हमने इन डिटेल देखना है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. ओके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की जब बात आ जाती है तो सबसे पहले क्या आएगा B1. ज़्यादातर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की जब बात आती है तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो दो तरह से होते हैं, B कॉम्प्लेक्स एंड C. ओके अब बात आ जाती है B कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12. ओके B1 इज थायामीन, साइंटिफिक नेम थायामीन. ओके B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 is niacin, B5 is pantothenic acid, B6 is pyridoxine, B7 is biotin, B9 is folic acid, then B12 is cyanocobalamin. Okay, then BC is ascorbic acid. जब हम RDA की बात करें तो जनरल जो है वो थायामीन का RDA 1.1 mg पर डे जो है वो वुमेन के लिए होता है और
1.3 mg फॉर मेल होता है। तो 1.1 से लेके 1.3 mg तक जो है वो इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। उसके बाद राइबोफ्लेविन 1.2 टू 1.3 mg पर डे। देन उसके बाद नायासिन आ जाता है। नायासिन 16 mg फॉर मेन एंड 14 mg फॉर वुमेन। ओके, देन पेंथोथेनिक एसिड आ जाता है। पेंथोथेनिक एसिड की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर अडल्ट है वो 5 mg पर डे। ओके, पायरिडॉक्सिन B6 1.3 mg पर डे। बायोटीन B7 30 माइक्रोग्राम पर डे। फोलिक एसिड B9 400 माइक्रोग्राम पर डे। देन B12 2.4 माइक्रोग्राम पर डे फॉर अडल्ट एंड अस्कर्बिक एसिड इज 75 टू 90 mg पर डे। और इन केस ऑफ स्मोकिंग जो है, स्मोकर्स के लिए जो है 100 mg पर डे। अच्छा जी, रोल्स पे आ जाते हैं हम इसके कि थायामीन जो है ये जो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, इनका जो मेजर रोल है ये एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शंस में। मतलब ये हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, मतलब ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन में और अमाइनो एसिड्स के ब्रेक डाउन में जो है वो एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो थायामीन के जो है वो इसके जो है ये एनर्जी रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीजिंग करेगा। और अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से बेरी बेरी हो जाती है। बेरी बेरी का वर्डली मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है आई कांट, मतलब इतनी पुअर ग्रोथ हो जाती है और मतलब आपकी बॉडी में मसल्स एक और मसल टून आपकी वीक हो जाती है कि इंसान कहता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, उसकी एफर्ट्स जो है वो सारी कम होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो एनर्जी सही तरह से सर्च नहीं कर सकता। और बेरी बेरी आमतौर पर जो है वो उस जगह पर जो है इफेक्ट करती है जहाँ पर जो है वो ज़्यादातर पॉलिश राइस यूज़ किए जाते हैं। पॉलिश राइस मतलब हमारा जो ये वीट जो हमारी राइस है वो ब्राउन राइस, ब्राउन राइस का यूज़ नहीं किया जाता, पॉलिश राइस यूज़ किए जाते हैं जिसमें से विटामिन B1 जो है वो लॉस हो जाता है। या फिर आप इतना ज़्यादा उसको सोक करके रखते हैं कि जो B विटामिन है वो सारा आपके पानी में आ जाता है, फिर उस पानी को जो है वो आप फेंक देते हैं, फिर उसके बाद उसको कुक करते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो विटामिन B1 जो है उसके लॉसेस हो जाते हैं और उसकी वजह से बेरी बेरी हो जाती है। और बेरी बेरी की आमतौर पर दो टाइप होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ओके, राइबोफ्लेविन में आ जाता है तो राइबोफ्लेविन भी जो है वो एनर्जी रिलीजिंग है। फ्रॉम ग्लूकोज एंड वो तो इसके जो है वो इसके जो हैं FAD और FMN फ्लेवोनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फ्लेवोनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये इसके दो जो हैं वो कोएंजाइम फॉर्म होती हैं जो कि आमतौर पे जो है वो ब्रेकडाउन में के पार्ट में जो है वो मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज ब्रेकडाउन में जो है एज अ कोएंजाइम एक्ट करती हैं और एनर्जी को रिलीज करती है। और अगर राइबोफ्लेविन हो जाए तो राइबोफ्लोविनोसिस उसको कहते हैं, राइबोफ्लेवोनोसिस टर्म होती है और इसमें क्या होता है चिलोसिस, ग्लोसाइटस, ये दो सिम्टम्स होते हैं जिसमें आमतौर पे ये जो आपके लिप्स होते हैं उसकी साइडों पे जो है वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर लिप्स पे जो है वो रेडिश सी हो जाती है, टंग आपकी रेडिश सी हो जाती है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नायासिन जो है उसके जो दो हार्मोन है NAD और NADH, इसकी फॉर्म में ये ऐसा कोएंजाइम एक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। नायासिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, नायासिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देन ये इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको कहते हैं प्लेग्रा,
इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसको कहेंगे प्लेग्रा। प्लेग्रा का मतलब होता है रफनेस ऑफ स्किन, और इसमें जो है वो 4D टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं, डायरिया, डायमेंशिया, डर्माटाइटिस और अल्टीमेटली डेथ अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो। पैंथोथेनिक एसिड जो है वो B12 है, ये आमतौर पे जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पैंथोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। B6 और B12 ये दोनों भी जो है ये हमें अनीमिया से प्रिवेंट करते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आयरन के साथ B6 और B12 मिल के जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं। अनीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो। और साइनोकोबालामाइन भी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करेगा, अनीमिया हो जाएगा डेफिशिएंसी की वजह से। बायोटीन क्या है? ये हमारे हेयर्स और नेल्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हेयर का कलर जो है वो रिटेन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आमतौर पे तो डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये हमारा हेयर कलर डल हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है वो नेचुरल कलर फेड होना शुरू हो जाता है, वो बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और आमतौर पर जो बायोटीन है वो हमारे शैम्पूज़ या प्रोडक्ट वगैरह में एज आ एडिटिव ऐड किया होता है। देन उसके बाद फोलिक एसिड आता है। फोलिक एसिड जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है और ये ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ये अनीमिया से भी प्रिवेंट करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड एज एन एंटीऑक्सीडेंट ऐड करता है और ये हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म की डिजीज से प्रिवेंट करता है, फ्री रेडिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर्स, किडनी डिजीज़ इसमें एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करके जो है वो हमें प्रिवेंट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जो है हमारे टीथ और गम की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी इंटरनल टीथ ब्लीडिंग हो जाती है, तो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो थे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये इनके हमारी हेल्थ इंपैक्ट पे क्या असर होते हैं और किस तरह से जो है इनके RDS क्या क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स भी जो हैं वो हमारी दो तरह से डिवाइड हुए होते हैं। हमारी डाइट में जो मिनरल्स हो जाते हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा मैक्रो मिनरल्स हो जाता है, एक हमारा माइक्रो मिनरल हो जाता है। मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि आमतौर पे जिनका RDA जो है वो 1000 से अबव होता है। ओके नहीं, माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स होंगे। मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनका RDA जो है वो 100 से अबव होगा और माइक्रो वो होते हैं जिनके 100 से RDA कम होता है। अब देख लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है। सबसे पहले हमारा आ जाता है सोडियम। इसका RDA है 2300 mg पर डे। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, pH कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कंट्रोल करता है उसको। डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर सोडियम की तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड फेंटनेस आ जाएगी। अगर हाइपर टॉक्सिसिटी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। देन उसके बाद आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम का RDA है
2200 mg पर डे। पोटाशियम हमारी बॉडी में क्या करता है, सेम एज सोडियम वाले फंक्शन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, एज अ जो है वो कैरियर बॉडी में फ्लोट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। इसके अलावा अगर पोटाशियम की कमी हो जाएगी, पोटाशियम और सोडियम जो है वो एक दूसरे के ना इरिवर्सिबल चलते हैं। सोडियम की वजह से हाइपरटेंशन होती है और पोटाशियम जो है वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। तो इन केस अगर हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है, तो उस केस में जो है वो पोटाशियम रिच फूड लेने से जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो अगर पोटाशियम की जो है वो क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम होगी तो यहाँ पे भी हाइपरटेंशन आ जाएगा। ठीक है कि पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी हमारी बॉडी में। और पोटाशियम की एक्सेस जो है वो कम होती है आमतौर पे, ये यूरिनरी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर जो है वो क्या, अगर इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सही तरीके से जो है वो हमारी बॉडी की जो है वो नमकियात पूरी नहीं होंगी, मतलब ज़्यादा हो जाएंगी हमारी बॉडी में, किडनी पे लोड बढ़ेगा, किडनी फेलियर हो सकता है, ये इसमें भी किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर। ओके, देन उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आरडीए है 350 to 450 mg पर डे। मैग्नीशियम जो है वो एज अ कैटालिस्ट एक्ट करता है और स्पीड अप करता है एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस को। अगर मैग्नीशियम की हमारी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की, तो उसकी वजह से वीकनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी, वीकनेस आ जाएगी, इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी। इसके अलावा जो फर्दर सिम्टम्स आ जाएंगे, कन्वर्जन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है एज अ कैटलिस्ट या स्पीड अप करता है हमारे एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म के वीकनेस के साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो ओनली इसकी जो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी मतलब डेफिशिएंसी की वजह से तो यही है सिम्टम, ये हाँ। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, फंक्शनिंग हमने बात कर ली कि ये हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस, कन्फ्यूजन, कन्वर्जन हो जाएगी। और अगर इसकी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केस में जो है वो डायरिया, अल्कोलाइसिस और डिहाइड्रेशन आ जाएगी। डिहाइड्रेशन, डायरिया इसकी उसमें आ जाएगी टॉक्सिसिटी में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस। कैल्शियम भी है इसका ना, कैल्शियम भी एक मैक्रो है जो हमारी इसका आरडीए है 1000 to 1200 mg पर डे। और क्या करता है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए हमारी बॉडी में, अगर कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और यूरिन में जो है यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन। देन उसके बाद देख लेते हैं कि फिर उसके बाद सल्फ़र आ जाता है। सल्फ़र जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और सल्फ़र की अच्छा अभी पहले देख ले, सल्फ़र जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है और यह 15 mg
पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और सल्फ़र का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, सल्फ़र जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी की वजह से जो है वो अमाइनो एसिड्स वर इटन इन एक्सेस, अगर अमाइनो एसिड्स एक्सेस में लिए जा रहे हैं तो ग्रोथ सप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कुछ और आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है आयरन। आयरन जो है वो वैसे देखा जाए तो उसका हमारी बॉडी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर लेकिन आयरन जो है वो ट्रेस मिनरल्स में आ जाता है और माइक्रो मिनरल्स में आ जाता है, क्योंकि इसका RDA जो है वो 15 mg से लेके 18 mg पर डे तक होता है। 15 mg फॉर मेल एंड 18 mg फॉर फीमेल। तो आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो GIT ट्रैक में आयरन का ओवरलोडेड ज़्यादा हो जाएगी और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जिंक आ जाता है। जिंक का RDA जो है वो जनरली हमारे लिए जो है वो 11 to 8 mg फॉर वुमेन है और 11 mg फॉर मेल है। और जिंक जो है वो इसका हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है मेन, वो ये होता है कि ये हमारी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमें डायरिया से भी प्रिवेंट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है तो ग्रोथ स्टंट हो जाती है, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाती है और इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून फंक्शनिंग हो जाती है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, लो HDL लेवल हो जाएगा। देन उसके बाद आयोडीन आ जाता है। आयोडीन का जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो 150 माइक्रोग्राम पर डे है। आयोडीन जो है वो गॉइटर को प्रिवेंट करता है, और अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर कॉज हो जाता है, ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स हो जाता है। थायराइड ग्लैंड्स आपका जो है वो इनलार्ज कर जाएगा उसमें। उसके बाद सिलेनियम आ जाता है। सिलेनियम का जो RDA है वो 55 माइक्रोग्राम है। सिलेनियम का जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है कि वो किशान डिजीज़ जो है वो उसको प्रिवेंट करता है। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो नेल एंड हेयर ब्रिटलनेस एंड लॉस ऑफ फटीग एंड इरिटेबिलिटी और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉपर हमारे पास 900 माइक्रोग्राम में जो है वो इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, और ये आमतौर पे जो है कॉपर का रोल ये होता है कि ये आयरन के साथ मिलके जो है वो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया और बोन एबनॉर्मेलिटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, और टॉक्सिसिटी हो जाए तो लीवर डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो मैग्नीज आ जाता है, जिसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 2.3 mg पर डे है, और ये आमतौर पे जो है वो हमारा स्पीडअप कैटलिस्ट काम करता है और बहुत सारे रिएक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। क्रोमियम आ जाता है। क्रोमियम जो है वो एक ट्रेस मिनरल या इसको हम मेटल भी कह सकते हैं, और इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 35 माइक्रोग्राम पर डे है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ कॉज हो जाती है, और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो अभी तक जो है वो हमें मेंशन नहीं हुई कि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो जाता है, या कोई भी उसकी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट नहीं हुई। ये हमारा जो है आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये आगे सिलेबस का लास्ट टॉपिक था, और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जो फूड कंपोनेंट है उसके हेल्थ इंपैक्ट क्या होते हैं, और उनका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ना है और इस पर एक असाइनमेंट बनानी है स्टूडेंट्स। बस आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।